हेलो फ्रेंड, आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है सेन वंश। अभी पिछले वीडियो में हमने बात की थी पाल वंश के बारे में। बंगाल का शासक होता है पाल वंश। अब पाल वंश के बाद जो अगला वंश होता है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है सेन वंश। आज हम सेन वंश के बारे में बात करेंगे। सेन वंश की जहाँ तक बात है तो ये बंगाल के क्षेत्रों पे शासन करते हैं। बंगाल से पहले ये कहा जाए तो ये लोग जो है कर्नाटक, पश्चिमी आंध्रा और कर्नाटक के क्षेत्रों में से होते हुए ये लोग बंगाल में आए और इसीलिए इन्हें कर्नाटक क्षत्रिय भी कहा जाता है। अगर ये कहा जाए कि किसी कर्नाटक क्षत्रिय कहा जाता है तो आप बता सकते हो कि सेन वंश के शासकों को कर्नाटक क्षत्रिय कहा जाता है। कर्नाटक क्षत्रिय का मतलब क्या होता है कि आंध्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में शासन करने वाले क्षत्रियों को कर्नाटक क्षत्रिय कहा जाता था। वहाँ से ये लोग आकर फिर बंगाल के क्षेत्रों में शासन इन्होंने किया। इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, ये जानते रहिएगा कि इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय, 5 ऐसे लोगों को ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है। तो उनमें से एक है सेन वंश के शासक, इनको भी ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है। ब्रह्म क्षत्रिय का अर्थ होता है जो ब्राह्मण से क्षत्रिय धन अपना ले उसे ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है। ये जानते रहिएगा। इनके बारे में जहाँ तक सेन वंश के बारे में इनका इतिहास जानने का साधन कौन कौन सा है, तो जहाँ तक इनके इतिहास जानने के साधन की बात है तो देवपाड़ा अभिलेख, पैकोर लेख, मधाई नगर अभिलेख, बैरकपुर अभिलेख आदि अभिलेखों से इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। कुछ ऐसे इतिहासकार भी हैं जैसे D.R. भंडारकर महोदय और कुछ अरबी इतिहासकारों आदि के विवरणों से तथा इनके समय के कुछ जैसे पवन दूत का लेखक धोई, हलायुद्ध, ब्राह्मण सर्वस्व का लेखक हलायुद्ध, गीत गोविंद का लेखक जयदेव जैसे कुछ ऐसे कवियों से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो ऐसे दरबारी कवि होते हैं, लक्ष्मण सेन के दरबार में निवास करने वाले, तो उनसे भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो इनके इतिहास जानने के साधन हैं। और रही बात इनके मूल निवास स्थान की, तो हमने बताया कि इनको कर्नाटक क्षत्रिय कहा जाता है, अर्थात ये कर्नाटक आसपास के एरिया से होते हुए ही बंगाल में आकर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है उसका नाम होता है सामंत सेन। तो सेन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सेन वंश का जो संस्थापक होता है उसका नाम होता है सामंत सेन। और इस सामंत सेन को कर्नाटक क्षत्रिय कुल शिरोदाम भी कहा जाता है तथा इसको दक्षिणात्य का छोड़ेंद्र भी कहा जाता है। दक्षिणात्य का छोड़ेंद्र, ये जानते रहिएगा किसे कहा जाता है, तो सामंत सेन को कहा जाता है। सामंत सेन के बाद जो अगला शासक सेन वंश का होता है ये होता है हेमंत सेन। इसको हमने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि इसके बारे में विशेष उपलब्धि के बारे में हमको पता नहीं चलता। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसमें कुछ ऊपर के कुछ शासकों के क्रम के बारे में पूछ लेता है। तो अगर क्रम के बारे में पूछेगा तो क्रम से ही हमने सबको बनाया है, तो आपको क्रम से बताते चलेंगे तो कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। और चाहे जैसे भी क्वेश्चन बना के पूछ ले तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो सामंत सेन के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है हेमंत सेन, और ये सिर्फ एज ए नाम मात्र का शासक होता है, किसी विशेष उपलब्धि के बारे में हमको इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती। तो हेमंत सेन के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है विजय सेन, ये इस वंश का पहला एज ए सबसे शक्तिशाली शासक होता है। और इसके बारे में जो ये एज ए सबसे शक्तिशाली शासक इस वंश का पहला होता है उसके बारे में पता इसकी उपाधियों से मिलती है, जिसमें इसने परमेश्वर परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी इसने सम्मानपरक उपाधियां धारण करी है। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि सेन वंश के प्रथम शासक जिसने परमेश्वर परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी सम्मानपरक उपाधियां धारण की, उसका क्या नाम था, तो हो जाएगा वो विजय सेन।
ठीक है। और इसके बारे में जहाँ तक विजय सेन के बारे में जानकारी का प्रश्न है तो इसके बारे में जानकारी हमको पैकोर लेख से, देवपाड़ा अभिलेख से और बैरकपुर अभिलेख से इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। हमने लिख दिया है यहाँ से, बैरकपुर, पैकोर, देवपाड़ा जैसे लेख से इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसने किसी सूर्य वंश की राजकुमारी विलास देवी के साथ विवाह किया था, जिससे इसको प्रशासनिक सहयोग भी मिला और इसने अपने साम्राज्य का उचित विस्तार भी किया। वैवाहिक संबंध के द्वारा भी अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया। विलास देवी से विवाह किया तो विलास देवी जो इसकी रानी थी उसने एक कनक तुला पुरुष दान नामक महायज्ञ किया था। कनक तुला पुरुष महादान नामक यज्ञ किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने कनक तुला पुरुष महादान नामक यज्ञ किया था, तो इसी की रानी है जिसका नाम होता है विलास देवी। विजय सेन की रानी विलास देवी ने ही कनक तुला पुरुष महादान नामक यज्ञ किया था। तो ये आप बता सकते हो। इसने प्रद्युम्नेश्वर नामक तालाब के किनारे प्रद्युम्नेश्वर मंदिर भगवान शंकर का है। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर ये भगवान शंकर का है। पदुमसर नामक तालाब के किनारे इसका निर्माण करवाया था। तो ये अगर पूछा जाए कि किसने प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तो ये हो जाएगा विजय सेन। इसी ने जो है प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तो पदुमसर नामक एक तालाब है उसी के किनारे इस मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। श्री हर्ष ने इसके विजय सम्मान में जो है विजय प्रशस्ति, श्री हर्ष ने इसके विजयों से प्रेरित होकर इसने विजय प्रशस्ति, गौड़ों विप्रशस्ति नामक महाकाव्य, इसने नामक काव्य लिखा। और इसके अलावा इसने 2 अन्य और ग्रंथों की रचना की जिसमें है नैषध चरित, खंड खंड खाद, ये नामक ग्रंथों की रचना की इसने, जानते रहिएगा। इसने विजयपुरी विक्रमपुर नगर नामक नगर भी बनाया। विजयपुरी और विक्रमपुर नामक नगर बसाया था। अगर ये पूछा जाए किसने विजयपुरी और विक्रमपुर नामक नगर की स्थापना कराई थी तो ये आप आराम से बता सकते हो कि इन 2 नगरों की स्थापना जो है विजय सेन ने किया था। विजय सेन के बाद अगर हम अगला इस वंश के शासक की बात करें तो इस वंश का जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन के शासन टाइम की बात की जाए तो बल्लाल सेन का जो शासन टाइम है वो 1159 से लेके 1179 तक है इसके शासन का टाइम। विजय सेन बल्लाल सेन विजय सेन और विलास देवी का पुत्र था। विजय सेन और विलास देवी का ये पुत्र होता है। इसकी जो उपाधि होती है तो इसकी उपाधि होती है निशंक शंकर परम माहेश्वर गौड़ेश्वर। तो इसकी 3 उपाधियां हैं, ये जानती रहिएगा। निशंक शंकर, ये उपाधियों से क्वेश्चन 100% आता है। तो जब भी उपाधियों से क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो कि निशंक शंकर किसकी उपाधि है, तो बल्लाल सेन की। परम माहेश्वर, ये सारी इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। गौड़ेश्वर, इसने उपाधि जो है किसी पाल शासक को पराजित करके इसने ये उपाधि गौड़ेश्वर की धारण की जिसका नाम था गोविंद पाल। तो ये जानते रहिएगा, इसने पाल शासक गोविंद पाल को पराजित करने के कारण ही जो है गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसने किसी चालुक्य राजा की पुत्री राम देवी के साथ इसने विवाह किया था। राम देवी के साथ इसने विवाह किया था। और इसके गुरु का नाम जो है अनिरुद्ध था। अगर पूछा जाए कि बल्लाल सेन के गुरु का क्या नाम था तो बल्लाल सेन के गुरु का नाम अनिरुद्ध था। और इसने अपने जीवन के आखिरी समय जो है त्रिवेणी के संगम में बिताने का निश्चय किया और अपने पुत्र लक्ष्मण सेन के पक्ष में इसने सिंहासन त्याग दिया और ये त्रिवेणी प्रयागराज में चला जाता है। अपने जीवन का आखिरी समय वहीं पर बिताता है। चलो आइए अब आगे चर्चा करते हैं। लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है लक्ष्मण सेन, इसके शासन के टाइम की बात की जाए तो इसके शासन का जो टाइम है 1179 से लेते हुए 1205, 1179 से 1205 तक इसके शासन का जो टाइम है
यह बल्लाल सेन प्लस रामा देवी का पुत्र था। अगर माता पिता की बात की जाएगी तो बल्लाल सेन प्लस रामा देवी का ये पुत्र था। और भोवल अभिलेख तथा मधाई नगर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे जानकारी प्राप्ति होती है? तो भोवल अभिलेख और मधाई नगर अभिलेख। हाँ, तो ये इसके बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है भोवल अभिलेख तथा मधाई नगर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ तक लक्ष्मण सेन की उपाधियों का प्रश्न है तो लक्ष्मण सेन ने किसी बंगाल शासक को पराजित करने के बाद गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की थी और परम वैष्णव भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के उपलक्ष्य में इसने परम वैष्णव की उपाधि धारण की थी। और इसकी अन्य उपाधियां हैं अश्वपति, नरपति, गजपति। तो अश्वपति, नरपति, गजपति की उपाधि किसने धारण की? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानती रहिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट उपाधियां हैं, तो इस पर विशेष फोकस करिएगा कि अश्वपति, नरपति और गजपति की उपाधि किसने धारण करी। तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मण सेन, इसी ने अश्वपति, नरपति और गजपति की उपाधि धारण की। इसके बारे में मिनहाजुद्दीन सिराज ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था तबकाते नासरी। मिनहाजुद्दीन सिराज का ग्रंथ है तबकाते नासरी। इसी में इसने इसे बंगाल का बहुत बड़ा राय कहा है, बंगाल का बहुत बड़ा राय इसे कहा है। तथा इसके कुछ लेखों में इसे राय लखमनिया भी कहा जाता है। इसके लेखों में इसे राय लखमनिया भी कहा जाता है। राजशेखर ने इसे प्रतापी तथा न्यायप्रिय या न्यायशील कहा है। तो ये अगर कहें कि किसने इसे प्रतापी और न्यायशील या न्यायप्रिय कहा है तो राजशेखर ने इसे प्रतापी और न्यायशील कहा है। गहड़वाल शासक जयचंद से इसका युद्ध हुआ था। ये कहा जाता है कि गहड़वाल वंश का एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम होता है जयचंद और लक्ष्मण सेन के बीच में युद्ध होता है। लक्ष्मण सेन ने जयचंद को पराजित कर दिया था और उसके बाद जो है इसके दरबार से कुछ ऐसे विद्वानों का उल्लेख मिलता है जिसके दरबार से संबंधित थे, जिनमें आपका गीत गोविंद का लेखक गीत गोविंद का लेखक जयदेव, पवन दूत का लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व का लेखक हलायुध। ठीक है, ये सब इसके दरबार से संबंधित हैं। लक्ष्मण सेन के दरबार से गीत गोविंद का लेखक होता है जिसका नाम होता है जयदेव, और पवन दूत का लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व का लेखक हलायुध। हालांकि हलायुध को इसने अपना मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया था। तो ये कहा जाए कि लक्ष्मण सेन के समय में उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हलायुध। ठीक है, तो ये सारे इसके दरबार से संबंधित थे, लक्ष्मण सेन के दरबार से। और ये कहा जाता है लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन के एक ग्रंथ है जिसका नाम है अद्भुत सागर। क्योंकि बल्लाल सेन ने 2 ग्रंथों की रचना कर थी, एक का नाम था दान सागर और दूसरे का नाम था अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर, तो इसमें जो दान सागर है इस ग्रंथ को तो बल्लाल सेन ने पूरा कराया था, लेकिन अद्भुत सागर को ये अधूरा छोड़ देता है। और इस ग्रंथ को किसने पूरा किया? तो लक्ष्मण सेन ने। अद्भुत ग्रंथ को पूरा किसने किया? तो लक्ष्मण सेन ने अद्भुत ग्रंथ को पूरा किया था। तो ये जानते रहिएगा। और उसके बाद जो है इसके समय में बंगाल का एक जो है बंगाल पर जो है बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। बख्तियार खिलजी इसने इसके समय में आक्रमण किया और ये कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जो है मात्र 18 घुड़सवारों के साथ इसकी राजधानी लखनौती, इसकी राजधानी कहाँ थी अगर पूछा जाए तो राजधानी थी लखनौती। तो इसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर दिया और मात्र 18 घुड़सवारों के साथ ये राजधानी में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे अचानक में हुए हमले से बचने के लिए लक्ष्मण सेन ने इंद्रिय महाशांति नामक यज्ञ किया था। तो अगर पूछा जाए कि इंद्रिय महाशांति नामक यज्ञ किसने किया था?
तो इसी विपत्ति से बचने के लिए, बख्तियार खिलजी के संभावित आक्रमण से बचने के लिए इसने बंगाल की राजधानी लखनऊ में एक यज्ञ किया जिसका नाम था इंद्री महाशांति नामक यज्ञ किया था इसने। और बाद में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है तो ये मात्र 18 घुड़सवार जो राजधानी में प्रवेश करते हैं, इतना द्रुत गति के साथ इसका ये अभियान होता है बख्तियार खिलजी का कि इसके जितने भी अन्य साथी थे वो सब काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। और ये अचानक में जब राजधानी में जब इसने प्रवेश किया तो ये देखकर जो है लक्ष्मण सेन भयभीत हो जाता है और ये भाग जाता है। तो यहाँ इस बंगाल के क्षेत्रों को बख्तियार खिलजी लूटपाट बहुत करता है यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये सेन वंश का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से सेन वंश का अगर कहे तो अंतिम शासक जो होता है वो लक्ष्मण सेन होता है। हालांकि मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी में कहा कि लक्ष्मण सेन के बाद कुछ और शासक हैं जिन्होंने इसके बाद भी शासन किया है, उनके बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन ये कहा जाए कि इस वंश का जो अंतिम एक ऐसे शक्तिशाली राजा होता है, इसके बाद इसकी सत्ता का जो पतन हो जाता है तो वो लक्ष्मण सेन होता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा ये देख लें कि सेन वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो जहाँ तक सेन वंश की बात है तो पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि सेन वंश कहाँ पे शासन करते थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जान लीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। सेन वंश के शासक कहाँ पे शासन करते थे, तो बंगाल पे शासन करते थे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा सेन वंश का संस्थापक जो है सामंत सेन को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो सामंत सेन को माना जाता है। और इन्हें किसे ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म क्षत्रिय किसे कहा जाता है, तो सेन वंश को ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। कर्णाट भी इन्हें कहा जाता है। कर्णाट आंध्र और कर्नाटक के क्षेत्र से ये होकर आए थे, इसीलिए इन्हें कर्णाट भी कहा जाता है। तो उसके बाद जो है अगला पूछे कि सेन वंश में सामंत सेन के बाद अगला शासन कौन हुआ। अगर ऐसा पूछता है तो हो जाएगा हेमंत सेन। अगला शासक सामंत सेन के बाद कौन होता है, तो वो होता है हेमंत सेन। क्रम पूछता है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि क्रम पूछता है। क्वेश्चनों का धीरे धीरे ट्रेंड बदलता जा रहा है, तो अब पूछने का तरीका चेंज होता जा रहा है। तो इसलिए जानते रहिएगा कि कभी भी क्रम की बात करेगा तो क्रम के में अगर हम कहें कि एक क्वेश्चन अच्छा सा बना देता है कि सेन वंश के शासकों का क्रम निर्धारित कीजिए, तो इसमें पहले हो जाएगा सामंत सेन, उसके बाद हो जाएगा हेमंत सेन, इसके बाद हो जाएगा आपका विजय सेन, इसके बाद हो जाएगा बल्लाल सेन, उसके बाद हो जाएगा आपका लक्ष्मण सेन। तो ये सेन वंश के शासकों के क्रम को अगर पूछेगा तो आप क्रम भी बता सकते हो, इसीलिए हमने लगे हाथ एकदम क्रम से इसे बताया है। तो ये जानते रहिएगा जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन देवपाड़ा अभिलेख किसका है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा देवपाड़ा अभिलेख किसका है, विजय सेन का है। ठीक है, विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है। मधाई नगर अभिलेख अगर कहे कि मधाई नगर अभिलेख किसका है, तो ये जो मधाई नगर अभिलेख है ये किसका है, बल्लाल सेन का है। ठीक है, और परम वैष्णव की उपाधि किसने धारण की थी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि परम वैष्णव की उपाधि लक्ष्मण सेन ने धारण की थी। और परम माहेश्वर की उपाधि किसने धारण की, अगर ऐसा पूछा जाता है तो परम माहेश्वर की उपाधि धारण करता है बल्लाल सेन। किसने धारण की थी, तो बल्लाल सेन ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी, और लक्ष्मण सेन ने परम वैष्णव। निशंक शंकर के नाम से, निशंक शंकर किसकी उपाधि थी, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा निशंक शंकर जो है बल्लाल सेन की उपाधि थी। किसकी थी, तो बल्लाल सेन की उपाधि निशंक शंकर थी। अश्वपति नरपत किसकी उपाधि थी, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि अश्वपति और नरपति ये उपाधि किसकी थी, तो ये उपाधि थी जो है लक्ष्मण सेन की ये उपाधि थी। ठीक है, तो बल्लाल सेन ने
किस ग्रंथ की रचना की? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि बल्लाल सेन ने दान सागर की रचना की। किस बल्लाल सेन द्वारा जो रचित अद्भुत सागर ग्रंथ को किसने पूरा किया था? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने ही बल्लाल सेन के अपूर्ण ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जयदेव किसके दरबार से संबंधित था या किसकी सभा में निवास करता था? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित था। कनक तुला महादान नामक यज्ञ किसने किया था? तो विलास देवी ने कनक तुला महादान नामक यज्ञ किया था। विलास देवी किसकी पत्नी थी? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो विलास देवी जो है विजय सेन की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो विजय सेन की पत्नी थी। गहड़वाल शासक जयचंद को किसने पराजित किया था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि गहड़वाल शासक जयचंद को जो है लक्ष्मण सेन ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन। किसने सेन वंश के शासकों को बहुत बड़ा राय कहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिन्हाज ने। मिन्हाज ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मिन्हाजुद्दीन सिराज का तबकाते नासरी। तो तबकाते नासरी में इन्हें बहुत बड़ा राय कहा है और राय लखमनिया भी इन्हें कहा जाता है। तो ये जानते रहिएगा, दोनों जब भी कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। इन सेन वंश के शासकों का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो वो हो जाएगा हलायुद्ध। कौन था? तो हलायुद्ध। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस सेन वंश के शासक के समय हुआ था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? तो लक्ष्मण सेन के समय हुआ था। सेन वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो ये आप कह सकते हो कि लक्ष्मण सेन। ठीक है। और बख्तियार खिलजी के आक्रमण से बचने के लिए लक्ष्मण सेन ने किस यज्ञ का आयोजन किया था? तो ऐन्द्री महाशांति नामक यज्ञ का आयोजन किया था। किस यज्ञ का आयोजन किया था? तो ऐन्द्री महाशांति नामक यज्ञ किया था। तो ये सारे क्वेश्चन इस सेन वंश से बन सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब ये आज सेन वंश का ये टॉपिक समाप्त होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं आइए अब आगे देखते हैं गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश की बात की जाए तो गहड़वाल वंश के बारे में जो कहा जाए तो इस वंश का जो संस्थापक होता है, गहड़वाल वंश का जो संस्थापक होता है उसका नाम होता है चंद्रदेव। संस्थापक शासक हो जाएगा चंद्रदेव। चंद्रदेव होता है इस वंश का संस्थापक शासक। जहाँ तक इसके इतिहास जानने के स्रोत की बात है तो इसके बारे में जानकारी हमको गोविंद चंद की कमौली लेख से होती है। किससे होती है? तो गोविंद चंद की कमौली लेख से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा रानी कुमार देवी का सारनाथ लेख है, इससे भी इनके इतिहास संबंधी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा मदन पाल का राहन और बसई लेख है, राहन और बसई लेख, इससे भी जो है इनके बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। और वहीं पे चंद्रावती दानपत्र, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। किसकी है? तो मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, इससे भी इनके बारे में विशेष हमको जानकारी प्राप्त होती है। कृत्य कल्पतरु हेमचंद की रचना है, कृत्य कल्पतरु हेमचंद की रचना है, इससे भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। और हसन निजामी के ग्रंथ ताजुल मासूर से भी इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब इनके इतिहास जानने के साधन हैं जहाँ से हम गहड़वाल वंश के बारे में या उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रही बात जहाँ तक इनके राजनीतिक इतिहास की प्रारंभ की,
तो इनके राजनीतिक इतिहास का जो प्रारंभ होता है वो चंद्रदेव से माना जाता है। चंद्रदेव इस वंश का पहला शासक होता है जिसने इस वंश की स्थापना करी, जिसके शासन का जो टाइम होता है वो 1089 से 1104 ईस्वी माना जाता है। 1089 से 1104 ये इसके शासन का टाइम माना जाता है। और इसने पाल शासक रामपाल के सामंत भीम से राज से पराजित हो जाता है ये। और इससे पराजित होने के बाद जो है इसने जो है फिर से अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसके बाद इसने काशी, कौशल, कन्नौज और इंद्रप्रस्थ आदि की विजय की। इसने दिल्ली के तोमर शासकों को भी अपनी अधीनता में रहने के लिए मजबूर किया और दिल्ली के तोमरों को भी अपनी अधीनता में लाया। और इसके बाद जो इस वंश का अगला शासक होता है चंद्रदेव के बाद मदन पाल इस वंश का अगला शासक होता है, जिसके शासन का टाइम होता है 1104 से लेके 1114। और इसके बारे में कहा जाता है ये इस वंश का निर्बल शासक होता है। और इसी के समय में मदन पाल के समय में ही यामिनी तुर्कों ने इस पर आक्रमण कर दिया। और यामिनी तुर्कों ने जब इस पर आक्रमण कर दिया तो इसे बंदी बना के ये लोग अपने साथ यहाँ पे बहुत लूटपाट करते हैं। बहुत सारा यहाँ से लूटपाट करने के बाद कई सारे भवनों को भी इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और लूटपाट करने के साथ साथ इन लोगों ने यहाँ की सामग्री के साथ साथ मदन पाल को भी अपने साथ बंदी बनाकर ये लोग लेके चले जाते हैं। बाद में कुछ विद्वानों ने ये कहा कि गोविंद चंद ने मदन पाल को छुड़ाने के लिए कुछ धन दिया था, धन देकर छुड़ाया। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि गोविंद चंद ने इन्हें धन देकर नहीं बल्कि युद्ध के द्वारा इसको छुड़ाया था। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये है कि हो सकता है कि धन देकर ही छुड़ाया हो। इसके बाद मदन पाल के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है गोविंद चंद। गोविंद चंद के शासन की बात की जाएगी तो इसके शासन का जो टाइम हो जाएगा वो 1114 से लेके 1154 ईस्वी इसके शासन का टाइम माना जाता है। और जहाँ तक इसके माता और पिता की बात है तो इसके पिता का नाम मदन पाल होता है तथा इसकी माता का जो नाम होता है वो राल्हा देवी होता है। राल्हा देवी इसकी माता का नाम और पिता का नाम होता है मदन पाल। ये अपने पिता का एक योग्य कुशल शासक, योग्य पुत्र तथा कुशल शासक सिद्ध होता है। और इसने ही सरयू पाल के ब्राह्मणों को दान दिया था। और बिहार की भी इसने विजय की थी। बिहार के क्षेत्रों पर इसने आक्रमण करके उन सारे क्षेत्रों को इसने जीता। और उसके बाद इसने कलचुरियों को भी पराजित किया। और इसके समय की अगर बात करें कि इसके समय का कलचुरी शासक कौन होता है जिसको इसने पराजित किया, तो इसके समय का जो कलचुरी शासक होता है वो होता है रायकर्ण। तो इसने रायकर्ण कहीं कहीं यशोकर्ण देता है, तो इसको इसने पराजित किया। इसके समय में ही चालुक्य वंश का जो शासक होता है जयसिंह सिद्धराज, जिससे इसकी मित्रता थी, ये इसके एक बार उसने एक दरबार का आयोजन किया था जिसमें ब्राह्मणों को सम्मानित किया था। तो इसने अपने एक किसी दूत को उसके दरबार में भेजा था। और इसका जो दरबारी कवि था गोविंद चंद का, उसके दरबारी कवि का नाम होता है लक्ष्मीधर। इसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना करी थी। तो ये लक्ष्मीधर गोविंद चंद का दरबारी कवि होता है। उसके बाद गोविंद चंद के बाद जो गहड़वाल वंश का अगला शासक होता है, तो अगर इसकी बात की जाए कि गोविंद चंद के बाद गहड़वाल वंश का अगला शासक कौन होता है, तो गोविंद चंद के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है विजय चंद। तो विजय चंद इस वंश का अगला शासक होता है। और इसके शासन की जहाँ तक इसके शासन काल की बात है तो इसने 1155 से लेके 1159 तक इसने शासन किया। ये लक्ष्मण सेन पर आक्रमण करता है लेकिन काशी को ये जीत नहीं पाता है। और इसी के समय में तो जो तोमर शासक होते हैं जो पहले इनकी अधीनता स्वीकार करते थे, गहड़वालों की अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन विजय चंद के समय इन्होंने क्या किया कि ये चाहमानों या चौहानों की अधीनता में चले गए। तो इसका मतलब है कि विजय चंद के समय से जो है धीरे धीरे जो गहड़वालों की सत्ता है वो संकुचित होने लगी, यानी इनकी सत्ता जो है निर्बल होने लगी। इनका अन्य क्षेत्रों से धीरे धीरे अधिकार जाता रहा। ये जो है इनकी स्थिति की गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे इसी समय से।
और उसके बाद ये कहा जाए कि इसके बाद जो अगला शासक विजय चंद के बाद जो होता है जिसका नाम होता है जयचंद, तो इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक होता है वो गोविंद चंद गहड़वाल होता है। तो अगला शासक होता है जयचंद 1170 से लेकर 1194 तक। ये कहा जाता है जयचंद की जो है चूँकि तोमर धीरे धीरे क्या होता है कि इनसे आज़ाद होते हुए, इनसे स्वतंत्र होते हुए उन लोगों ने चहमानों की अधीनता में वो चले जाते हैं। तो यहाँ से जो है चहमान और गहड़वालों में आपस में शत्रुता प्रारंभ हो जाती है। तो इस समय गहड़वाल वंश में जयचंद का जो समकालीन चौहान वंशी शासक होता है उसका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान। कौन होता है? तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान इसका समकालीन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जयचंद का समकालीन चौहान वंशी राजा कौन होता है, तो जो जयचंद का समकालीन चौहान वंशी राजा होता है उसका नाम होता है पृथ्वीराज तृतीय। ये चौहान वंश का शासक इसका समकालीन होता है। और ये कहा जाता है कि जो जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। ये जयचंद की पुत्री थी। तो संयोगिता और चहमान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपस में प्रेम था, और ये प्रेम ही जो है इन दोनों के शत्रुता के एक और कारण बन जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि होता है चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा, उसने उल्लेख किया, उसने कहा कि जयचंद्र ने एक विशाल जो है वैवाहिक समारोह का आयोजन किया, एक विशाल दरबार इसने लगाया, स्वयंवर का आयोजन किया, और उस स्वयंवर में इसने बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, सारे राजाओं को बुलाया, लेकिन जो है इसने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता। तो ये बात संकेत करती है कि इसका पृथ्वीराज चौहान के साथ बनता नहीं था, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी शत्रुता थी, इसीलिए इसने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था। लेकिन उस वैवाहिक समारोह में जो है चुपके से, चोरी से जो है ये कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण कर लिया था, और हरण करके ये यहाँ से इसको उठा ले जाता है और बाद में उससे विवाह कर लेता है। उसी के कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में शत्रुता और बढ़ जाती है। बाद में जब गोरी का आक्रमण होता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तो इसने उसको मदद नहीं दिया, और बल्कि ये कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने तो ये बताया कि गोरी को पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने ही उत्साहित किया था, जयचंद ने ही आमंत्रण दिया था। तो हो ना हो, जो भी हो, और उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि जयचंद जो है का बाद में जो है मोहम्मद गोरी के साथ भी युद्ध होता है, और मोहम्मद गोरी के साथ इसका जो फेमस सबसे युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध। चंदावर 1194 में हुआ है। इसकी डेटिंग आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी डेटिंग है। ये पूछा जाता है, बहुत सारे फेमस युद्धों में इसका भी एक उल्लेख किया जाता है। तो चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ये जानते रहिएगा जब भी पूछा जाएगा। तो जयचंद, चूँकि मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद अब मोहम्मद गोरी ने उन सारे क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया। तो अब मोहम्मद गोरी का सामना जो है किससे होता है? तो गहड़वाल वंश के शासक जयचंद से होता, क्योंकि उस समय जयचंद स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। तो इसीलिए जो है ये जयचंद का इससे सामना होता है। और ये कहा जाता है कि इससे पहले भी जयचंद और मोहम्मद गोरी का कई युद्धों में सामना हो चुका था, और जयचंद ने मोहम्मद गोरी को कई सारे युद्धों में पराजित भी किया था। लेकिन जो सबसे निर्णायक युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, जो एक निर्णायक युद्ध होता है 1194 में, जिसको हम चंदावर युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से जानते हैं? तो चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस चंदावर के युद्ध में जयचंद और गोरी के बीच में जो युद्ध हुआ, इसमें जो है गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। और ये कहा जाए कि ये इसी युद्ध में अचानक में जयचंद की आंखों में, चूँकि बड़ा भयानक ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में जब दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध चल रहा था, तो उसी दौरान अचानक में एक तीर जो है जयचंद की आंख में लग जाता है। और वो तीर किसने चलाया था? तो वो तीर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा चलाया गया तीर जयचंद की आंख में अचानक में लग जाता है।
जिससे ये अपने हाथी के ओहदों में गिर जाता है और ये अपनी सेना को दिखाई नहीं देता। इसीलिए जब शासक को घायल हो जाता है तो सेना का मनोबल डाउन हो जाता है, सेना का मनोबल कमज़ोर हो जाता है और ये इसके युद्ध का एक पतन का कारण बन जाता है। और इसीलिए जो है ये मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध में पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके मरने के बाद जयचंद के बाद इस वंश का जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है हरिश्चंद, ये इस वंश का गहड़वाल वंश का अंतिम शासक होता है। और ये कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको जो है पराजित करके इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और भारत में एक नए वंश सल्तनत काल की जो ये स्थापना हुई है तो इसके बाद में हुई है, क्योंकि इसको भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला रहता है। ठीक है, तो ये गहड़वाल वंश का इतिहास रहा है। अगर पूछा जाएगा गहड़वाल वंश का तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आइए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लिया जाए कि यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा कर लिया जाता है। तो आइए जो है अब थोड़ा सा इस पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उस पर चर्चा कर लिया जाए। ये तो पूरा गहड़वाल वंश का इतिहास रहा है। अब आइए इस पर होने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लिया जाए जो बनेंगे प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि गहड़वाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि गहड़वाल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो चंद्रदेव को गहड़वाल वंश का संस्थापक माना जाता है। जहाँ तक इसकी बात है कि इसने इस वंश की स्थापना कब करी, तो 1089 में इसने गहड़वाल वंश की स्थापना करी। तो ये जानते रहिएगा। तो अगर ये कहा जाए कि कमौली लेख किसका है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कमौली लेख किसका है, तो ये आप बता सकते हो कि कमौली लेख जो है ये गोविंद चंद का लेख है। किसका है, तो गोविंद चंद का लेख है कमौली लेख। अगला है सारनाथ लेख किसका है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार देवी। ये कुमार देवी का है। सारनाथ लेख किसका है, तो कुमार देवी का ये लेख है सारनाथ। राहन और बसही लेख किसका है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि राहन और बसही लेख जो है ये किसका है, मदन पाल का। ये मदन पाल के दोनों लेख हैं। और चंद्रावती दान पत्र किस राजवंश से संबंधित है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गहड़वाल वंश से। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे कई सारे एग्जामों में आता है, वनडे एग्जामों में भी आता है। तो ये जानते रहिएगा, पूछेगा कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, तो आप इसका सही आंसर बता सकते हो कि मेरुतुंग की रचना है। किसकी रचना है, प्रबंध चिंतामणि, तो मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। अगला जो क्वेश्चन इससे बनाएगा वो ये है, क्वेश्चन बन सकता है कि कृत्यकल्पतरु किसकी रचना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमचंद की रचना है कृत्यकल्पतरु। अगला क्वेश्चन ताज उल मासुर किसने लिखा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि ताज उल मासुर जो है हसन निजामी के ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, तो हसन निजामी ने ही लिखा ताज उल मासुर। अगला क्वेश्चन जो भीम से जो पाल शासक रामपाल का सामंत था उसका किसके साथ युद्ध हुआ था। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा चंद्रदेव के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो चंद्रदेव के साथ हुआ था। काशी कौशल कन्नौज की विजय का श्रेय किस गहड़वाल वंश के शासक को दिया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा काशी कौशल कन्नौज की विजय का श्रेय चंद्रदेव को दिया जाता है। ठीक है। दिल्ली के तोमर पहली बार गहड़वालों की अधीनता में किसके शासनकाल में आए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के तोमर शासक किस गहड़वाल वंश के शासक की अधीनता में पहली बार आए, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। अगला है कि
यामिनी तुर्कों का आक्रमण किस गहड़वाल वंश के शासक के समय हुआ था? तो वो मदन पाल के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? तो मदन पाल के समय हुआ था। ये जानते रहिएगा। मदन पाल के शासन का जो टाइम अगर पूछा जाए, इसका टाइम कब से लेकर कब तक है, तो आप बता सकते हो कि मदन पाल के शासन का जो टाइम है वो 1104 से लेकर 1114 ईस्वी तक है। ये पूरा इसके शासन का टाइम है। शासन का टाइम से भी एक क्वेश्चन बनता है हर किसी शासक के टाइम से, उसने कब से लेकर कब तक शासन किया, तो इसके बारे में जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मदन पाल के बाद मदन पाल को किसने कैद कर लिया था? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो यामिनी तुर्कों ने इसे कैद कर लिया था या तुर्कों ने इसे कैद कर लिया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। गहड़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन होता है? तो ये जानते रहिएगा कि गहड़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है गोविंद चंद गहड़वाल। ठीक है, गोविंद चंद गहड़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। इसके शासन का टाइम पूछा जाएगा कि गोविंद चंद गहड़वाल के शासन का टाइम कब से लेकर कब तक माना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1114 से लेकर 1154 ईस्वी तक इसके शासन का टाइम माना जाता है। गोविंद चंद गहड़वाल किसका पुत्र था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मदन पाल का। ठीक है, इसकी माता का क्या नाम था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो राल्हा देवी। माता का क्या नाम था? तो राल्हा देवी इसकी माता का नाम था। सरयू पार के ब्राह्मणों को किसने दान दिया था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरयू पाल के ब्राह्मणों को किसने दान दिया था, तो हो जाएगा गोविंद चंद गहड़वाल ने। बिहार की विजय का श्रेय किस गहड़वाल वंश के शासक को दिया जाता है? तो हो जाएगा गोविंद चंद। कलचुरी शासक रायकंड को किसने पराजित किया था? तो हो जाएगा गोविंद चंद। जयसिंह सिद्धराज से की मित्रता किस राजवंश से थी? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो गहड़वाल वंश हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। लक्ष्मीधर किसका दरबारी कवि था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो लक्ष्मीधर किसका दरबारी कवि था? तो ये हो जाएगा गोविंद चंद गहड़वाल का दरबारी कवि था लक्ष्मीधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोविंद चंद के बाद गहड़वाल वंश का शासक कौन हुआ? तो गोविंद चंद के बाद गहड़वाल वंश का शासक कौन होता है? विजय चंद। गोविंद चंद के बाद गहड़वाल वंश का शासक कौन बना? तो विजय चंद बना। इसके शासन का टाइम कब से लेकर कब तक माना जाता है? अगर ये पूछता है तो इसके शासन का टाइम हो जाएगा 1155 से लेकर 1159, 59, ये हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। लक्ष्मण सेन का सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन का युद्ध किस गहड़वाल वंश के शासक के साथ हुआ था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा विजय चंद गहड़वाल के साथ। ठीक है, किसके समय में तोमर जो है गहड़वालों की अधीनता से बाहर निकलकर चहमानों की अधीनता में चले गए? तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, ये हो जाएगा विजय चंद। विजय चंद के समय में ही दिल्ली के तोमर जो है गहड़वालों की अधीनता से निकलकर चहमानों की अधीनता में चले गए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद विजय चंद के बाद पूछेगा कि अगला शासक कौन हुआ? तो हो जाएगा जयचंद। जयचंद के बारे में पूछेगा, इसके शासन का टाइम पूछेगा। तो शासन का टाइम आप बता सकते हो 1170 से लेकर 1194। ठीक है, 94 इसके शासन का टाइम है, ये जानते रहिएगा। 1170 से 1194 ये इसके शासन का टाइम है जयचंद के। जयचंद की शत्रुता किस चौहान वंशी शासक के साथ थी? या ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि जयचंद का समकालीन चौहान वंशी शासक कौन था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि जयचंद का समकालीन शासक चौहान वंशी शासक होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये जानते रहिएगा। ठीक है,
जयचंद की पुत्री का क्या नाम था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर में जयचंद ने किसे निमंत्रण नहीं दिया था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इसने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था। ठीक है। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ? ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्धों में से एक है। और उसके बाद गहड़वाल वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जान लीजिएगा कि गहड़वाल वंश का अंतिम शासक जो है हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे? तो हरिश्चंद्र को। इसके शासन का टाइम अगर पूछेगा हरिश्चंद्र के, तो हरिश्चंद्र के शासन का टाइम हो जाएगा 1194 से लेके 1198, और उसके बाद इस सत्ता का पतन हो जाता है। और यहाँ पर किसका अधिकार हो जाता है? तो यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार कर लिया और यहाँ पर सल्तनत काल इतिहास का प्रारंभ हो जाता है। तो ये पूरा रहा गहड़वाल वंश का इतिहास। अब आप इसको अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए। हमने इससे आने वाले जो भी संभावित प्रश्न हैं उन सभी पर चर्चा कर लिया और इसके बारे में अच्छे से बताया आपको। आज ये चीज़ें जो है आशा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये गहड़वाल वंश के बारे में हमने बताया। देखिए जो है गहड़वाल वंश से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और ये डायनेस्टी, गहड़वाल डायनेस्टी ऐसी डायनेस्टी है कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आने हैं। ये मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उन विशेष क्वेश्चनों पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए बताएं तो उदाहरण के लिए जैसे ये रचना पूछेगा कि प्रबंध चिंतामणि वाली रचना पूछ सकता है, ये आपको 100% देखना ही देखना है। और ये ताजुल मासूर ये किसकी रचना है? आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न में टिक लगवा रहा हूँ तो इनको लगा लीजिएगा, अभी लगे हाथ। तो ताजुल मासूर ये सबसे इम्पोर्टेंट। कृत्य कल्पतरु हेमचंद की, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछेगा। और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है चंद्रदेव, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। और ये तुर्कों का आक्रमण, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आना ही आना है। और उसके बाद सारनाथ लेक किसका है? ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तो पूछा ही पूछा जाएगा। आप अच्छे से इसको देखते रहिएगा। और उसके बाद इस वंश का सबसे योग्य शासक, सबसे योग्य कुशल शासक, ये पूछा जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोविंद चंद का योग्य सबसे शासक, यहाँ से पूछा ही जाएगा। उसके बाद अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लक्ष्मीधर, ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लक्ष्मीधर किसका दरबारी कवि है। अगर ये पूछा जाए, ये 100% पूछा जा सकता है। मैं इसमें विशेष जो आने वाले क्वेश्चन है, अभी तो हमने सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करी, लेकिन कुछ ऐसे विशेष क्वेश्चन है जहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये लक्ष्मीधर किसका दरबारी कवि हुआ, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से 100% बनने की संभावना है। ठीक है। लक्ष्मण सेन का आक्रमण किसके समय हुआ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद चंदावर का युद्ध, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंदावर का युद्ध देखिएगा किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ, ये दोनों क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आखिरी शासक इस वंश का, गहड़वाल वंश का, ये हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र पे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये अभी तक हमने इसके बारे में चर्चा कर ली, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनने वाले हैं और जो कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। और इससे पहले जो हमने पढ़ा है सेन वंश के बारे में, तो सेन वंश के बारे में भी मुख्य 2-4 क्वेश्चन जो जहाँ से 100%
आने ही आने क्वेश्चन हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ। तो अगर सेन वंश की बात की जाए तो सबसे पहला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहाँ से 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो सबसे पहला तो उस वंश का संस्थापक कौन था वो जरूर पूछेगा, वो आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बल्लाल सेन ने किस ग्रंथ की रचना करी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि लक्ष्मण सेन का मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो हो जाएगा हरायुध, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंद्रिय महाशांति नामक यज्ञ किसने किया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी इसको भी आपको देखना है। तो जितने भी सारे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस पर हमने, और उनकी राजधानी से भी पूछ सकता है, लखनऊ थी किसकी राजधानी, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज के टॉपिक में हमने सेन वंश और गढ़वाल वंश को पढ़ा, उससे आने वाले संभावित प्रश्नों की चर्चा करी, और उसके बाद मुख्य प्रश्न जो तो 100% जिसकी संभावना है उसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा करी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आप अच्छे से जो है इसको इसकी रीडिंग करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।